कि 5 लाख असम में हमको निकाल दिया। नरेंद्र मोदी और आरएसएस ने अगर ये कानून सारे देश भर में लागू कर दिया, जो संसद में पास किया, तो करोड़ों मुसलमानों का नंबर लग जाएगा। अगर वो ताकतवर है तो कानून लागू करके दिखाता। मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है, इसके सारे फैसले आरएसएस के लोग कर रहे हैं। आरएसएस के मोहन भागवत को बयान देना पड़ा कि मुसलमानों के पुरखे और हमारे पुरखे एक ही है। जस्टिस गोगोई सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ने लिखा, सुप्रीम कोर्ट में भी न्याय नहीं मिलता। नरेंद्र मोदी घोटाला करके चुनाव जीत के आया है। साल भर पेपर ट्रेल मशीन का कागज बचा कर रखना था, नरेंद्र मोदी ने 4 महीने में जला दिया। तो मैं सबक आपको समझा रहा हूं, जब भारत में, कच्छ में नहीं, भारत में, सारे देश भर में जब भी मुस्लिम विरोधी कोई आंदोलन चलेगा तो समझ जाने का कि तुम्हारा नंबर लगने वाला है। क्योंकि ये लोग भाजपा वाले, आरएसएस वाले, बीजेपी वाले, ये जब मुसलमानों के विरोध में आंदोलन चलाते हैं तो मुसलमान देश में 15% है और एससी, एसटी, ओबीसी के लोग 74.5% है। अगर ये इकट्ठा हो गए तो राज इनका आ सकता है, नहीं आना चाहिए। इसलिए इनको कहते हैं मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है। एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को ये लोग कहते हैं कि मुसलमान तुम्हारे दुश्मन हैं। कैसे भाई, मुसलमान हमारे दुश्मन कैसे हैं? क्या उन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई जिसमें हमारे लोगों को चौथे वर्ण में शूद्र बनाया? नहीं बनाया, मुसलमानों ने नहीं बनाया। जाति व्यवस्था मुसलमानों ने बनाई? नहीं बनाई। अस्पृश्यता मुसलमानों ने बनाई? नहीं बनाई। घुमंतु जातियों को बहिष्कृत करने का काम मुसलमानों ने किया? नहीं किया। शूद्रत्व, पिछड़े वर्ग पर थोपा मुसलमानों ने? नहीं थोपा। महिलाओं को दास बनाने का काम मुसलमानों ने किया? एससी, एसटी, ओबीसी की महिलाओं को? नहीं किया। आदिवासियों को जंगल में रहने के लिए मुसलमानों ने मजबूर किया? नहीं किया। फिर मुसलमान हमारे दुश्मन कैसे? किस आधार पर मुसलमान हमारे दुश्मन है? इसमें एक भी काम मुसलमानों ने नहीं किया। ये तो उन लोगों ने किया जिनको इस देश में बड़ा सज्जन माना जाता। अरे बहुत सज्जन पंडित जी, बहुत सज्जन। कोई आदिवासी आदमी पुलिस चौकी में जाकर एफआईआर दाखिल नहीं कर सकता, हिम्मत नहीं कर सकता। कोई मुसलमान यदि पुलिस चौकी में जाकर एफआईआर दाखिल करने के लिए जाता है तो पुलिस चौकी का इंचार्ज कांस्टेबल को कहता है पहले इसको अंदर करो। तो कांस्टेबल पूछता है कि कौन से धारा में करे? धारा बाद में बताऊंगा, पहले अंदर करो। तो उसको अंदर करता है, फिर पूछता है इंस्पेक्टर साहब कौन सी धारा लगाए? अबे धारा लगाने की क्या जरूरत है, रहने दे थोड़ा देर उधर अंदर। तो बगैर धारा के अंदर रख देते हैं और शाम के 5 बजे बोले छोड़ दे, बगैर धारा के अंदर देते। कोई कानून नहीं है। अबे वकील है ऐसा कोई कानून? कोई वकील को पूछ ले, हाई कोर्ट में वकालत करता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है, मैं सुप्रीम कोर्ट का जो लायर है ना, उसको भी मैं ही सलाह देता हूं ऐसा नहीं, ऐसा करना, मगर मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है। कोर्ट में जज के सामने भी मैं बोल सकता हूं मगर सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए मुझे वकीलों को लगाना पड़ता है। और फिर मैं वकीलों को लगाता हूं, वकीलों को पैसा नहीं देता हूं, वकीलों से लेता हूं, वकीलों से चंदा लेता हूं। वकीलों का मेरा ऑल इंडिया का संगठन है। वकीलों से 10, 20, 25, 50 लाख रुपया साल में लेता हूं कि नहीं? पूछ ले, वकील को बोल देना। मुझे किसी को पैसा नहीं देना पड़ता है। मेरे लिए वकील जहां जाऊंगा वहां वकील लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं, मुझे पैसा नहीं देना पड़ता है। क्यों?
नरेंद्र मोदी कहता है, अरे मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला उठाकर चला जाऊंगा। कहता नरेंद्र मोदी, अरे एक ऐसा फकीर आदमी है, 2019 के चुनाव में 27,000 करोड़ रुपया चुनाव में खर्चा। सलाह अजीब किस्म का फकीर आदमी है नरेंद्र मोदी, 27,000 करोड़ रुपया खर्चा किया। हैदराबाद की संस्था ने आंकड़े घोषित किए, 60,000 करोड़ खर्चा हुआ सारे पार्टियों का, अकेले नरेंद्र मोदी का खर्चा 27,000 करोड़ रुपया। अल्लाह बड़ा अजीब फकीर है, 27,000 करोड़ खर्चा करता है। मैं आप लोगों को जो बात समझा रहा हूं कि सीए के समस्या को लेकर जब मैं आसाम से दिल्ली आया तो दिल्ली में आते ही सीए के विरोध में भारत बंद का ऐलान कर दिया। जब सीए के विरोध में भारत बंद का ऐलान कर दिया तो पहले के भारत बंद से ज्यादा बड़ा भारत बंद हो गया, क्योंकि मुसलमान भी बड़ी संख्या में उसमें शामिल थे। क्योंकि उनको बात समझ में आई कि 5 लाख असम में हमको निकाल दिया, नरेंद्र मोदी और आरएसएस ने अगर ये कानून सारे देश भर में लागू कर दिया जो संसद में पास किया तो करोड़ों मुसलमानों का नंबर लग जाएगा। तो करोड़ों की संख्या में मुसलमान सड़कों पर आकर भारत बंद में साथ दिया, पहले से बड़ा भारत बंद हो गया। बीजेपी के लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री, बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री है। चलो मान लेता हूं बहुत ताकतवर है, चलो मान लेता हूं नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा ताकतवर, बहुत ज्यादा शक्तिशाली प्रधानमंत्री है, चलो मान लेता हूं। मगर उसका कानून मैंने कचरा कुंडी में डाल दिया तो उससे ज्यादा ताकतवर कौन है? अगर वो ताकतवर है तो कानून लागू करके दिखाता। उसका कानून अगर कचरा कुंडी में मैंने डाला हुआ है तो इसका मतलब हमारी भी संगठन शक्ति इतनी है कि सरकार को हम वो कानून लागू करने के लिए रोक लगा सकते हैं, रोक लगाया हुआ है। अभी तक उस कानून का रूल्स फ्रेम नहीं हुआ। कानून अमल में लाने की बात तो छोड़ो, बगैर रूल्स के कोई कानून अमल में नहीं लाया जा सकता। और नरेंद्र मोदी को मैंने पहले भी चेतावनी दी, दोबारा देता हूं, यदि सीए का कानून लागू करने की कोशिश की दोबारा भारत बंद कर दूंगा। भाजपा ने बताया नरेंद्र मोदी को कि धर्मेंद्र प्रधान ओबीसी का कैबिनेट मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है और 28 ओबीसी के मंत्री हैं। उसमें 8-9 मंत्रियों का डेलीगेशन नरेंद्र मोदी को मिले और नरेंद्र मोदी को मांग करे कि नीट का ओबीसी के बच्चों का मामला हल किया जाए। ऐसे मिनिस्टरों को रखने का क्या मतलब है जो फैसला लेने का अधिकार नहीं है? निवेदन दिया, फिर प्रधानमंत्री ने दूसरे दिन कहा ठीक है इस पर अमल करते हैं। अभी राजस्थान में गए हमारे लोगों ने, जो हमारे संगठन के बाहर के लोग हैं, उन्होंने, वो लड़के ने मूछ रखा था तो उसको मार दिया। कहा पाली की बात, 10 लाख रुपए मांगा अशोक गहलोत। दूसरे दिन अशोक गहलोत ने कहा 50 लाख दिया जाएगा। अभी कल तो परसों की बात बोल रहा हूं, जो 10 लाख देने के लिए तैयार नहीं था उसने 50 लाख का ऐलान किया और कहा एक नौकरी भी देंगे। मांगा नहीं हमने, देना पड़ा। क्यों? संगठित शक्ति के बल पर। आजकल मोहन भागवत ने बयान दिया, आप लोगों ने सुना होगा। मोहन भागवत आरएसएस के सरसंघ चालक बयान दिया। क्या बयान दिया? हम केंद्र सरकार के डे टू डे काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। मोहन भागवत ने कहा। ये मैंने जो सवाल उठाया उसका जवाब है। मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है, ए नामधारी प्राइम मिनिस्टर है। इसके सारे फैसले आरएसएस के लोग कर रहे हैं। ये दिखाने के लिए नामधारी रखा हुआ है। ये मैं ही देश में कह रहा हूं, किसी की औकात नहीं ये बात कहने की, मैं ही कह रहा हूं सारे देश भर में। इसलिए मोहन भागवत को यह बयान देना पड़ा कि हम सरकार के डे टू डे काम में हस्तक्षेप नहीं करते, मगर कभी कभी करते हैं, मगर कभी कभी
करते हैं। जब SC ST OBC माइनॉरिटी का समस्या का समाधान करने का समय आता है तब हस्तक्षेप करते हैं। ये ध्वनि निकलती है, ये आवाज निकलती है। दूसरी बात, मुझे बार बार मुसलमान लोग मिलने के लिए आते थे, मुसलमान मिलने के लिए आते कहते थे मेहसान जी हमको बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है। किस चीज का? हमको बार बार कहा जाता है चले जाओ पाकिस्तान, चले जाओ पाकिस्तान, चले जाओ पाकिस्तान। जब साला पाकिस्तान बना तब नहीं गए, अब क्यों जाएंगे? जब पाकिस्तान बना तब नहीं गए, अब क्यों जाएंगे? मगर ऐसा कहते तो बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है। आप कुछ करो। मैंने कहा तुम्हारे मुसलमानों के बहुत नेता लोग हैं, उनसे कहो। कहा वो करने वाले नहीं है, मुसलमानों के नेता करने वाले नहीं है, आप भी कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा ये तो बड़ा क्रिटिकल मामला है यार, जल्दी में मेरे पास तो कोई समाधान नहीं है। 2-3 साल लग गए रास्ता निकालने के लिए। 3 साल के बाद मुसलमानों का कार्यक्रम लिया और वहां घोषित कर दिया भारत के सारे मुसलमान मूल निवासी हैं, कोई विदेशी नहीं है, भारत के सारे मुसलमान मूल निवासी हैं। जब ऐसा घोषित किया तो मोहन भागवत को बयान देना पड़ा, RSS के मोहन भागवत को बयान देना पड़ा कि मुसलमानों के पुरखे और हमारे पुरखे एक ही है। हमारी वजह से ही इस देश में EVM को लाया गया कि कहीं ये EVM, कहीं इनकी आवाज बैलेट बॉक्स में रूपांतरित ना हो जाए, कहीं ये सारी सरकार ना बना ले। इस वजह से वोटों की चोरी करने के लिए EVM लाया गया। मैं सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने, दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस थे, उसने मेरी बात स्वीकार किया, कहा कि सारे EVM को पेपर ट्रेल मशीन लगाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मेरी बात को स्वीकार किया। अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी चाहिए तो मेरे से ले लेना। पेपर ट्रेल मशीन इलेक्ट्रॉनिक मशीन के घोटाले को पकड़ने वाली मशीन है, क्योंकि EVM मशीन में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है। सारी दुनिया के लोग मानते हैं, एक्सपर्ट मानते हैं। मगर पेपर ट्रेल मशीन में कागज का सबूत होता है और कागज का सबूत ट्रांसफरेबल नहीं होता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ये केस हमने जीता 24 अप्रैल 2017 को, और उसके विरोध में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को कहा कि तो 2019 में भी घोटाले से हमारी सरकार बनाने का आपने वादा किया था। वामन मेश्राम ने टांग अड़ा दिया, ये वामन मेश्राम की टांग हटाओ। कांग्रेस ने कहा सरकार तो आपकी है, हमें क्यों हटाने के लिए बोल रहे हो? सरकार तो आपकी है। कहा सरकार आपकी है मगर वादा तो आपने किया कि सरकार 2 बार बनाएंगे। तो कहा आप सुप्रीम कोर्ट में केस लेके जाओ। सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर गए और 50% मिलान करने की मांग किया। तो हमारे वकील ने कहा अरे 8 अक्टूबर 2013 को 100% रिकाउंटिंग का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में दिया, तुम 50% की मांग कर रहे हो? अजीब वकील हो भाई। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने रिकाउंटिंग का 100% ऑर्डर दिया, तुम 50% की मांग कर रहे हो? जस्टिस गोगोई, बीजेपी की सरकार ने, ऐलानिया कह रहा हूं, बीजेपी की सरकार ने गोगोई के पीछे एक औरत को लगा दिया। उस औरत ने गोगोई पर आरोप लगाया इसने चरित्र हनन किया और उसको प्रेशर में लेकर उससे ये फैसला करवाया। ओपनली बोल रहा हूं, जस्टिस गोगोई ने जो अपना जीवन चरित्र लिखा उसमें लिखा, जस्टिस गोगोई सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ने लिखा सुप्रीम कोर्ट में भी न्याय नहीं मिलता। सही कहा रे तूने भाई, तूने मेरे साथ न्याय नहीं किया, मेरे पास रिकॉर्डेड एविडेंस, और मेरी सुप्रीम कोर्ट में अभी भी केस पेंडिंग है। 2 साल से सुप्रीम कोर्ट ओपन नहीं हुआ, अभी ओपन होने वाला है। तो मैं देखता हूं कैसे घोटाला करते हैं।
नरेंद्र मोदी घोटाला करके चुनाव जीत के आया है। ए रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ, रिकॉर्ड करो। ए नरेंद्र मोदी 2019 के चुनाव में ईवीएम में घोटाला करके चुनकर आया है। अगर नरेंद्र मोदी में औकात है, मेरे खिलाफ एफआईआर दाखिल कर दे। उसको तो एफआईआर दाखिल करने के लिए कहने की भी जरूरत नहीं है। उसके चपरासी को भी कहा तो एफआईआर हो जाएगा। फिर मैं दिखाता हूं मेरे सबूत कितने हैं कोर्ट में, है? फिर सबूत फेंक के मारता हूं जज के मुंह पर। साल भर पेपर ट्रेल मशीन का कागज बचा कर रखना था, नरेंद्र मोदी ने 4 महीने में जला दिया। मेरे पास सबूत है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर पेपर ट्रेल मशीन का डाटा नष्ट नहीं किया होता तो वो सबूत रहता। तो वो सबूत हमारे पास में है कि तुम लोगों ने वो डाटा नष्ट किया। अगर तुमने ईमानदारी से चुनाव जीता होता तो फिर नष्ट क्यों किया? बहुत सारे, एक बताया ये विलन, बहुत सारे और भी हैं। इसलिए ये लड़ाई आप लोगों की लड़ाई लड़ी जाएगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।